हेलो एवरीवन, राहुल मिश्रा नाम है हमारा और आज की इस वीडियो में हम लोग अप्रैल फर्स्ट वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे। अपने पिछले वीडियोस में हम लोगों ने मार्च कंप्लीट किया हुआ था। मार्च मंथ से रिलेटेड बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के जितने भी क्वेश्चंस थे वो हम लोग उसका वीडियो डिस्कस कर लिए हैं और एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना दी गई है। आप लोग जाकर उन सारे वीडियोज़ को देख सकते हैं। और अभी हम लोगों ने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि जो भी हम लोग यहाँ पर वीडियोज़ डिस्कस करते हैं इसमें हम लोग कुछ ना कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और कुछ ना कुछ एक्सप्लेनेशन भी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो जो एक्सप्लेनेशन वाली हमारी चीज़ें होती हैं इससे भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन मैं बनाता हूं और उसका एक क्वेश्चनर जो है तैयार कर कर आप लोगों को कम्युनिटी पोस्ट में दिया जाता है, जहां पर मैं आप लोगों से बोलता हूं कि आप लोगों को जाकर उसमें पार्टिसिपेट करना होता है। हालांकि आप लोग बिल्कुल भी अग्रेसिवली पार्टिसिपेट उसमें नहीं कर रहे हो, जो कि आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। पिछले हफ्ते की जो हमने क्वेश्चनर तैयार किया हुआ था, जो हमारी क्विज 1 थी, वीकली क्विज जो हमारी 1 थी, उसमें सिर्फ और सिर्फ निशा कुमारी जी ने पार्टिसिपेट किया था और उन्होंने मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर सही दिए हुए हैं। ठीक है, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया, ये बहुत अच्छी बात है, ये काबिल तारीफ है। बाकी लोगों ने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, तो ये गलत है कहीं ना कहीं से। आप लोग अपनी प्रिपरेशन जज करिए कि आप लोग जो यहाँ पर पढ़ाया जा रहा है उसको वीडियो को आप लोग ध्यान से सुन रहे हैं या फिर आप लोग मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुनकर चले जा रहे हैं। तो इसीलिए ये क्वेश्चनर तैयार किया जाता है जिसमें हम लोग एक्सप्लेनेशन से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बनाते हैं और आप लोगों से पूछते हैं, आप लोग उसको पार्टिसिपेट करो, उसमें जाकर आंसर देने की कोशिश करो। और जो हमारा पिछला वीडियो है उसका क्वेश्चनर आज आप लोगों को कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा और ये आज जो हम लोग वीडियो डिस्कस करने वाले हैं इसका जो क्वेश्चनर होगा अगले फ्राइडे को आप लोगों को कम्युनिटी टैब में मिलेगा। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखो, ध्यान से देखो और क्वेश्चनर में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका आंसर देने की आप लोग खुद से कोशिश करो। ऐसे वीडियो देखने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखो और कान खोल कर आप लोग वीडियो को सुनो। जो चीज़ें इसमें बताई जा रही हैं, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं, तो ध्यान से सुनो। और जो क्वेश्चनर तैयार किया जाता है आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन से, उसमें पार्टिसिपेट करो और सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। आंसर सही होगा या गलत होगा ये अलग बात है, लेकिन हमको पार्टिसिपेट करना है, हमको उसमें क्विज में जो है पार्टिसिपेट करना और आंसर देने की कोशिश करनी है। और जिनका आंसर सही होगा उसका नाम मैं यहाँ पर बताता हूँ, उन लोगों का नाम मैं अपने अगली वीडियो में बताऊंगा। जैसे पिछली वीडियोस में जो हमारी क्विज 1 थी, निशा कुमारी जी ने जो है लगभग सारे क्वेश्चन के आंसर सही दिए थे। अब आप लोग अगली क्विज में पार्टिसिपेट करिए और ट्राई करिए कि आप लोगों का आंसर सही हो, तो अगले आने वाली वीडियो में मैं आप लोगों का भी नाम बताऊंगा। बात को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं खींचना होता है, सीधे क्वेश्चन से चीज़ों को डिस्कस करना होता है। तो चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या दिया गया है। आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए और क्वेश्चनर में आप लोग जरूर से जरूर पार्टिसिपेट करिए, सारे क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करिए। चलिए देखते हैं कि पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है। Which small finance bank is going to provide a mobile application named N-Links to its current account holders to sell their products online? ठीक है, कौन सा लघु वित्त बैंक अपने करंट अकाउंट होल्डर्स को अपने उत्पाद ऑनलाइन बेचने के लिए N-Links नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रदान करने जा रहा है, ये इसमें पूछा गया है। ठीक है, और आसान भाषा में समझे इसको, तो इसमें बस इतना ही पूछा गया है कि N-Links नाम से एक मोबाइल ऐप कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया जाएगा, इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने अभी हाल ही में यन स्टोर के साथ कोलैबोरेशन किया है। किसके साथ में कोलैबोरेशन किया है, मैं लिख दे रहा हूँ, ये यन स्टोर। ठीक है, यन स्टोर के साथ में कोलैबोरेशन किया है और ये कोलैबोरेशन क्यों किया है ये भी जानना जरूरी है। तो अपने सभी ऑफलाइन रिटेलर्स और स्मॉल बिजनेसेस को डिजिटाइज करने के लिए ये कोलैबोरेशन किया गया है और इस कोलैबोरेशन के तहत उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक N-Links नाम से एक मोबाइल ऐप जो है अपने करंट अकाउंट होल्डर्स के लिए लॉन्च करने जा रहा है, जिससे कि ये लोग अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकेंगे। ठीक है, और ये जो N-Links मोबाइल ऐप है ये किसके द्वारा डेवलप किया गया है ये भी पूछा जा सकता है। तो ये यन स्टोर के द्वारा ही डेवलप किया गया है। किसके द्वारा, यन स्टोर के द्वारा डेवलप किया गया है, जिसके साथ में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेशन किया हुआ है। और अगर हम लोग बात करेंगे इसके हेडक्वार्टर के बारे में, किसके हेडक्वार्टर के बारे में, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है इसका हेडक्वार्टर, इसका टैगलाइन और इसके एमडी और सीईओ कौन है, ये चीज़ें हम लोग जानते हैं। हर क्वेश्चन के साथ में हर बैंक का ये 3 चीज़ें तो कम से कम हम लोग जानते हुए ही चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो बेंगलुरु कर्नाटका इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। ठीक है, एमडी और सीईओ की अगर हम लोग बात करेंगे इसके, तो नितिन चुग जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। टैगलाइन की अगर हम लोग इसकी बात करेंगे, किसके, टैगलाइन की अगर बात की जाएगी उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की, तो इसकी टैगलाइन हो जाएगी बिल्ड ए बेटर लाइफ। मैं लिख रहा हूँ इसको, इसकी टैगलाइन हो जाएगी बिल्ड ए बेटर लाइफ। ठीक ना, ये किसकी टैगलाइन है, ये टैगलाइन है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। ठीक, पिछले वीडियो में कुछ लोगों का डाउट था कि इसकी टैगलाइन
भरोसा आपके भरोसे पर है। ठीक है, फिर से सुनो आप लोग। जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें कुछ लोगों ने कमेंट कर कर पूछा था कि सर इसकी टैगलाइन तो जो है भरोसा आपके भरोसे पर है, लेकिन अगर आप लोग इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो बिल्ड ए बेटर लाइफ ही मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, तो आप लोग के मन में कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए आप लोग उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा, गूगल पे टाइप करिएगा और इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट होगी वहाँ पर जाकर आप लोग खुद से चेक करिएगा कि क्या इसकी टैगलाइन भरोसा आपके भरोसे पर है या फिर बिल्ड ए बेटर लाइफ इसकी टैगलाइन है। ठीक है, एक बार आप लोग खुद से इसको चेक करोगे। यन स्टोर की भी यहाँ पर बात हुई थी, जिसके साथ में उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने कोलैबोरेशन किया था। तो इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में। चेन्नई तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है। और उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से मिलता जुलता कुछ रिवाइज भी कर लेते हैं इसी समय हम लोग। तो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मनी मित्र नाम से एक नया चैनल लॉन्च किया हुआ है। क्यों लॉन्च किया गया है, क्या इसके पीछे का मकसद है, ये सारी चीज़ें जो हैं इसके बारे में बहुत डिटेल में हमारे पिछले वीडियोज़ में है। और अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाकर आप लोग देखिए, पिछली सारी वीडियोस जो हैं एक प्रॉपर प्लेलिस्ट में पड़ी रहती हैं, वहाँ पर आप लोग जाकर देखा करिए। बैंकिंग का जो भी टॉपिक होता है बैंकिंग एंड फाइनेंस का, वो सब कुछ यहाँ पर हम लोग कवर करते हैं। मैक्सिमम टॉपिक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस से रिलेटेड जो भी होता है उसको हम लोग यहाँ पर कवर करते हैं। तो आप लोगों को अगर कुछ भी छूट जाता है तो आप लोग पिछले वीडियोज़ में जाकर आप लोग देखा करो। और इन डेप्थ हम लोग सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन की जरूरत होती है वहाँ पर चीज़ों को प्रॉपर एक्सप्लेन किया जाता है। जहाँ पर सीधे पढ़ना होता है और आगे बढ़ना होता है वहाँ पर सीधे हम लोग उसको पढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो क्या बताया मैंने भी आप लोगों को कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने मनी मित्र नाम से एक चैनल लॉन्च किया था। किस नाम से, मैं ये लिख दे रहा हूँ, मनी मित्र। ठीक है, मनी मित्र नाम से एक चैनल लॉन्च किया गया था। तो मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें इससे रिलेटेड जो थी आप लोगों को बता दी गई हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक का मैंने बताया, इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक, सूर्योदय एसएफबी और जनलक्ष्मी स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन सभी का हेडक्वार्टर आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और नहीं पता है तो आप लोग पता करो, पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। यूके बेस्ड बिजनेस बैंकिंग फिनटेक टाइड प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड एंड विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड टू प्रोवाइड बैंक अकाउंट्स फॉर द स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज कस्टमर्स ऑफ टाइड इंडिया। ठीक है, यूके स्थित बिजनेस बैंकिंग फिनटेक टाइड प्लेटफॉर्म लिमिटेड और किस बैंक ने हाल ही में टाइड इंडिया के लघु और मध्यम उद्यम ग्राहकों के लिए बैंक खाते प्रदान करने के लिए भागीदारी की है। ठीक है, इसमें ये पूछा गया है कि टाइड इंडिया के जो एसएमईज के कस्टमर्स हैं उनको बैंक अकाउंट प्रोवाइड करने के लिए टाइड प्लेटफॉर्म ने किस बैंक के साथ में जो है भागीदारी की है, ये इसमें पूछा गया। और ये टाइड प्लेटफॉर्म है, ये यूके बेस्ड एक बिजनेस बैंकिंग फिनटेक है। ठीक है, और इसका जो आंसर होगा आरबीएल बैंक, ऑप्शन नंबर ए। आरबीएल बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। विश्ववीर आहूजा ये जो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे आरबीएल बैंक के। अब और इसका जो टैगलाइन हो जाएगा, टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर कर बताना होगा। इसकी आरबीएल बैंक की टैगलाइन ये आप लोगों को कमेंट कर कर बताना है। ठीक है, यस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक और इंडसइंड बैंक, इनका सबका हेडक्वार्टर आप लोग कमेंट कर कर बताओगे, पता होना चाहिए। मैक्सिमम हेडक्वार्टर मुंबई ही है। ठीक है, फिर भी आप लोग इसका मतलब पता होना चाहिए कुल मिलाकर चीज़ें आप लोगों को। और आरबीएल बैंक की टैगलाइन आप लोगों को कमेंट कर कर बतानी है। अगला देखते हैं। हाउ मच लिमिट इज द रिसेंटली सेट बाय द एनपीसीआई ऑन द मार्केट शेयर ऑफ ऑल ट्रांजेक्शंस प्रोसेस्ड वाया यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस फॉर ऑल दी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स TAPS। ठीक है, एनपीसीआई द्वारा हाल ही में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस के माध्यम से किए गए सभी लेन देन के बाजार हिस्सेदारी पर सभी तृतीय पक्ष एप्लीकेशन प्रदाताओं के लिए कितनी सीमा निर्धारित की गई है, ये इसमें पूछा गया है। अभी एनपीसीआई ने जो भी यूपीआई के थ्रू जो थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस जो होते हैं वो जो हमको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन सर्विस पेमेंट सर्विस जो प्रोवाइड करते हैं, उनके मार्केट शेयर ट्रांजैक्शंस पर जो है एक लिमिट लगा दी गई है कि कितने तक का ही ट्रांजैक्शन इनके थ्रू किया जा सकेगा। जो भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर्स होते हैं वो लिमिट कितने प्रतिशत की लगाई गई है, यही इसमें पूछा गया है। 30% ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 30% ऑप्शन नंबर है इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर है 30% इसका आंसर हो जाएगा। थर्ड पार्टी ऐप के एकाधिकार को रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये कदम उठाया है। किसी भी एक ऐप की मोनोपोली ना हो जाए, इसीलिए जो है इसको रोकने के लिए एनपीसीआई ने ये कदम उठाया हुआ है। थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से चलाई जाने वाली यूपीआई पेमेंट सर्विस पर जो है जनवरी 2021 से 30% की लिमिट लगाने का फैसला किया गया है। ठीक है,
30% की लिमिट लगाने का फैसला किया गया है। किस पे? थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर्स की ओर से जो भी यूपीआई पेमेंट सर्विसेज चलाए जा रहे हैं उन पर जनवरी 2021 से 30% का लिमिट लगा दिया गया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यही इसमें पूछा गया, ठीक ना। और एनपीसीआई के इस फैसले से यूपीआई ट्रांजैक्शंस में किसी एक पेमेंट ऐप का एक अधिकार नहीं होगा, किसी एक पेमेंट ऐप की मोनोपोली नहीं होगी। 30% की लिमिट के बाद में फ़ोन पे और गूगल पे जैसी कंपनियां जो हैं अब यूपीआई के तहत होने वाले कुल ट्रांजैक्शंस में मैक्सिमम 30% ट्रांजैक्शंस ही मैनेज कर पाएंगे, ठीक है ना। अभी एक डाटा रिलीज हुआ था जिसमें फ़ोन पे और गूगल पे दोनों ने मिलकर, जिसमें फ़ोन पे और गूगल पे, ठीक है ना, गूगल पे ने मिलकर सभी यूपीआई ट्रांजैक्शंस का लगभग 80% कवर कर लिया था। जितने भी यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं उसमें फ़ोन पे और गूगल पे ये दोनों मिलकर 80% लगभग कवर कर लिए थे, ठीक है ना, इन्हीं के द्वारा ही होता था, ठीक है। तो अब ये लोग केवल 30% तक ही ट्रांजैक्शन इनके माध्यम से हो पाएगा, ठीक है ना, इतना 30% ट्रांजैक्शन ही मैनेज कर पाएंगे ये लोग, ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी ऐप हैं। गूगल पे और फ़ोन पे ये थर्ड पार्टी ऐप हैं, इसलिए ये 30% तक ही इनके द्वारा मैनेज हो पाएगा, ठीक है। हालांकि पेटीएम यूपीआई पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इस 30% की लिमिट का जो है वो पेटीएम यूपीआई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा ये भी हम लोग जान लेते हैं, ठीक ना, क्योंकि पेटीएम के पास में पेमेंट बैंक का लाइसेंस भी है, ठीक ना, क्योंकि पेटीएम पेमेंट बैंक है, उसके पास में बैंकिंग का लाइसेंस भी है, पेमेंट बैंक का लाइसेंस है। तो पेमेंट बैंक का लाइसेंस होने की वजह से ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होगी, ठीक ना, ये तो खुद का है ना, इसके पास खुद की अपनी बैंकिंग सर्विसेज है, तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं होगी। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इस वजह से नहीं होगी और ये 30% के लिमिट के दायरे में नहीं आएगी, ठीक है। पेमेंट बैंक का लाइसेंस होने के कारण थर्ड पार्टी ऐप में कंसीडर नहीं की जाएगी और 30% तक की लिमिट के दायरे में ये नहीं आएगी, ठीक है। तो कुल मिलाकर ऑप्शन नंबर ए 30% इसका आंसर हो जाएगा। और 30% तक की जब लिमिट पहुंचेगी किसी भी पेमेंट ऐप के द्वारा तो एनपीसीआई क्या करेगा, उसको 3 अलर्ट देगा, 3 बार उसको अलर्ट दिया जाएगा एनपीसीआई के द्वारा कि आप लोगों की जो ट्रांजेक्शन्स है ये इतनी हो गई है, अब इतनी होगी। जैसे हम लोग मोबाइल डाटा वगैरह खर्च करते हैं, यूज करते हैं, तो वहाँ पर मैसेज नहीं आता है इतना खत्म हो गया, इतना खत्म हो गया, इस तरीके से अलर्ट दिया जाएगा। अब इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि कब कब कितना कितना अलर्ट दिया जाएगा, जो हम लोगों को जानना था उतना हम लोगों ने जान लिया है। एनपीसीआई की यहाँ पर बात हुई है, किसकी बात हुई है, एनपीसीआई की। तो एनपीसीआई के एमडी और सीईओ दिलीप एसबे हो जाएंगे, ठीक है, कौन हो जाएगा, दिलीप एसबे। और अगर हम लोग इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे एनपीसीआई की तो मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। नेक्स्ट, गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन एंड विच कंपनी हैज रिसेंटली साइंड एन एमओयू टू मेंटोर फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोफेशनल्स इन गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी में वित्तीय सेवाओं के पेशेवरों को सलाह देने के लिए गिफ्ट विशेष आर्थिक क्षेत्र और किस कंपनी ने हाल ही में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, ये इसमें पूछा गया है। एनएससी एकेडमी ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है ना, एनएससी एकेडमी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये गिफ्ट सिटी क्या होती है, कहाँ पर इस्टेब्लिश की जा रही है, इसके बारे में पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में बताया गया है। अगर आप लोग पिछले वीडियोस देखे होंगे तो आप लोगों की सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है ना। एनएससी एकेडमी जो है इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की होली ओन्ड सब्सिडरी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टू प्रोवाइड लोन्स टू जैपनीज ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया which Indian bank has recently signed a loan agreement of $1 billion with जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, JBIC। भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माताओं को ऋण प्रदान करने के लिए किस भारतीय बैंक ने हाल ही में जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं, ठीक है ना। इसमें ये तो पूछा ही गया है कि किस बैंक ने जो है जापानीज जो उसके जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में समझौता किया हुआ ऋण समझौते का, लेकिन इसमें यह भी बताया गया है कि कितने का समझौता हुआ है, $1 बिलियन। तो ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, $1 बिलियन की यहाँ पर बात हुई है, ये अमाउंट भी आप लोग याद रखना, ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर ए SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भारत में जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनियों को ऋण प्रदान करने के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन के साथ में $1 बिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता था कि हाउ मच लोन एग्रीमेंट हैज रिसेंटली साइंड बिटवीन
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो उस कंडीशन में आप लोगों को ये अमाउंट याद होना चाहिए होगा, ठीक है ना। ये 1 बिलियन यूएसडी का जो अमाउंट है ये आप लोग याद रखना। कई बार क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से ही मिल जाती हैं, तो हम लोगों को क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, ठीक है ना। हर चीज़ के लिए, हर छोटी छोटी बात के लिए एमसीक्यूज नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए चीज़ें एक्सप्लेन की जाती हैं। और आप लोगों का दिमाग खुला होना चाहिए। कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर मिल रही है तो उसको नोट डाउन करने का प्रयास आप लोग किया करो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 1 बिलियन यूएसडी बताया गया, तो आप लोगों को एक शॉर्ट नोट हल्का सा आप लोग जैसे बना लिया करो, सीधे लिखते आप लोग कि एसबीआई और किसने, जेबीआईसी का मतलब आप लोगों को पता ही होगा। इस तरीके से ना, जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल कोऑपरेशन, इनके बीच में लोन एग्रीमेंट हुआ है कितने का, 1 बिलियन यूएसडी का, ठीक है ना। 1 बिलियन यूएसडी इस तरीके से आप लोग लिख के बना लिया करो। अलग से लोन वगैरह के लिए कॉलम बना लो अपनी नोटबुक में, ठीक है ना। वहाँ पर जितने भी लोन होते जा रहे हैं, अगर इस तरीके से वहीं पर आप लोग लिखोगे एसबीआई, जेबीआईसी 1 बिलियन यूएसडी, तो आप लोगों को पता चल जाएगा। बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं होगी, शॉर्ट नोट टाइप में आप लोग बना लो, ठीक है। तो ये अमाउंट भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग के ऊपर चीज़ें बदल जाएंगी। तो बाद में कुछ डाउट नहीं आना चाहिए कि कितने लोन अमाउंट था, क्या था, कैसे था। ये सारी चीज़ें आप लोग दिमाग खोल कर सुना को, सब कुछ यहाँ पर कवर किया जाता है ना। तो ध्यान से पढ़ोगे आप लोग, तो सारी चीज़ें ध्यान से सुनोगे तो सारी चीज़ें आप लोगों को मिलेंगी, ठीक है। और इससे पहले अक्टूबर 2020 में भी इतने ही अमाउंट का इसी काम के लिए जो है जीका के साथ में लोन एग्रीमेंट हुआ था एसबीआई के द्वारा, एसबीआई के साथ मिलकर, ठीक है। तो अब तक टोटल 2 बिलियन यूएसडी का लोन एग्रीमेंट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एसबीआई की। एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ पर है आप लोगों को पता है, ये बताने की जरूरत नहीं है। चेयरपर्सन कौन है ये भी आप लोगों को पता होगा, ठीक है। और इस वीडियोस को आप लोग ध्यान से सुनो, इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चंस, 10 या 5 क्वेश्चन का एक क्वेश्चन आयर आप लोगों को अगले फ्राइडे मिल जाएगा। ये जो कल वाला फ्राइडे आ रहा है, कल नहीं, अगला फ्राइडे, नेक्स्ट फ्राइडे को आप लोगों को इस वीडियो से रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चंस का क्वेश्चन आयर मिलेगा, जिसका आंसर आप लोगों को देने की कोशिश करनी होगी। और आप लोग दिया करो, जो भी आंसर देता है, जितने भी लोगों के आंसर आएंगे उनका नाम मैं अपने अगले वीडियो में अनाउंस किया करूँगा, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये इनिशिएटिव लिया गया है कि आप लोग वीडियो को कितना ध्यान से देखते हो, ये पता लगाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया। आप लोग ध्यान से देखते भी हो या मुरारी बापू की कथा के तरीके से सुनकर चले जाते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए आप लोग कितना ध्यान से देखते हो, आप लोगों के दिमाग में कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रह जाएँ, ठीक है। इसीलिए ये सारा इनिशिएटिव जो है आप लोगों के लिए लिया गया। तो आप लोग इसमें एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया करो। अगर आप लोगों ने वीडियो पूरा देखा है तो जो क्वेश्चनर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं फ्राइडे को कम्युनिटी टैब में, उसमें जाकर आप लोग उन सभी का आंसर देने की कोशिश करो। आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन की भावना, एक कम्पिटेटिव एटीट्यूड आप लोग रखो कि नहीं, इसका तो सारा क्वेश्चन, इस सारे क्वेश्चन का आंसर तो मुझे बताना ही बताना, ठीक है ना। इस तरीके का एटीट्यूड आप लोग डेवलप करो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो जान लगा दो उसके पीछे कि क्यों नहीं आ रहा है, क्या हो सकता है ना। थोड़ा सा इस तरीके का आप लोग एटीट्यूड डेवलप करेंगे तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी और चीज़ें याद भी रहेंगी, कहीं पर कुछ चीज़ छूट भी नहीं पाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। एज पर द UNESCAP's इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड पैसिफिक 2021 टुवर्ड्स पोस्ट कोविड-19 रेजिलिएंट इकोनॉमीज रिपोर्ट, व्हाट इज द प्रोजेक्टेड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया फॉर फाइनेंशियल ईयर 22। UNESCAP के इकोनॉमिक एंड सोशल सर्वे ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक 2021 टुवर्ड्स पोस्ट कोविड रेजिलिएंट इकोनॉमीज रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2020 के लिए भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि क्या है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 7%, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। 7% ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। जबकि फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए ये जो है -7.7% रहने का अनुमान था इसी रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है ना। इंडिया के साथ साथ सभी एशिया पैसिफिक रीजन में के शेप्ड रिकवरी का भी अनुमान लगाया गया है इसी रिपोर्ट में, ठीक है ना। अब ये के शेप रिकवरी क्या होती है, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। के शेप रिकवरी क्या होती है, तो रिसेशन के बाद होने वाली रिकवरी का एक टाइप है ये, जिसमें कि किसी भी अर्थव्यवस्था के डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं वो डिफरेंट स्पीड से रिकवर करते हैं, तो उसी को हम लोग के शेप रिकवरी के नाम से भी जानते हैं। और ये रिपोर्ट जो है ये किसके द्वारा रिलीज की गई थी, किसके द्वारा जारी की गई थी, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो किसके द्वारा जारी की गई थी ये क्वेश्चन में ही दिया गया है, ये किसके द्वारा जारी की गई थी ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। तो इस तरीके से भी आप लोग सारी चीज़ों को समझने की कोशिश किया करो। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट हैज फिक्स्ड बाई RBI फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेज फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, ठीक है ना। RBI ने वित्त वर्ष 2022 की पहली छमाही के लिए वेज एंड मीन्स एडवांसेस के लिए कितनी राशि निश्चित की है, ये इसमें पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है ये। 1.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। 1.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या हो जाएगा, फर्स्ट हाफ का मतलब हो जाएगा अप्रैल 21 से सितंबर 21 में लिख दे रहा हूँ, यानी कि अप्रैल 21 से
लेकर सितंबर 21 तक जो है हम लोग फर्स्ट हाफ बोलेंगे, पहले 6 महीने इसके हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर बात हुई है वेज एंड मीन्स एडवांसेस की। क्या होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। हालांकि पिछले वीडियोज़ में बताया ये भी गया है। अब अभी इस टाइम पर हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं लगभग सारी चीज़ें पिछले वीडियोज़ में बता दी गई हैं। तो अगर आप लोग पिछले वीडियोज़ देखते आ रहे हो तो पता होना चाहिए, लेकिन जो लोग नए हैं उनके लिए थोड़ा सा मोटा मोटा ओवरव्यू भी हम लोग देते हुए चलेंगे, जिससे कि चीज़ें क्लियर होती जाएँ, ठीक है। तो वेज एंड मीन्स एडवांसेस की बात, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1997 में ये इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है ना। इसके तहत आरबीआई जो है एज ए बैंकर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेम्प्रेरी लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है ना। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को जो है टेम्प्रेरी लोन प्रोवाइड किया जाता है इसके तहत आरबीआई के द्वारा, जहां पर आरबीआई एज ए बैंकर अपना रोल अदा करती है। एज ए बैंकर के रूप में आरबीआई सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को टेम्प्रेरी लोन प्रोवाइड करती है। और ये लोन जो है कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, तो 90 डेज़ के लिए। कितने दिनों के लिए, 90 डेज़ के लिए। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये लोन जो है 90 दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है। 90 दिनों के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट आरबीआई से ये लोन ले सकते हैं वेज एंड मीन्स एडवांसेस के तहत में। अब इस पर इंटरेस्ट रेट क्या लगेगा, अगर हम लोग इंटरेस्ट रेट की बात करें, जो ये लोन लिया जाएगा इस पर कितना इंटरेस्ट रेट लगेगा, तो इस पर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो रेपो रेट के बराबर ही लगेगा। करंट में जो भी रेपो रेट चल रहा होगा उसी के बराबर जो है इस पर इंटरेस्ट रेट लगेगा, ठीक है ना, ऐसे लोन्स पर। और अभी करंट में 4% का रेपो रेट चल रहा है, तो इस समय अगर कोई लोन लेगा इसके तहत में तो उस पर 4% का जो है इंटरेस्ट रेट लगेगा। और अगर ये लोन किसी भी तरीके से, किसी भी वजह से 90 दिनों से ज़्यादा, 90 दिनों की जो लिमिट है इसको क्रॉस कर जाता है, इसका मतलब कि अगर 90 दिनों तक ये लोन नहीं वापस किया जाता तो फिर ये जो लोन होगा ये ओवरड्राफ्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा, ठीक है ना। ये ओवरड्राफ्ट की तरीके से ट्रीट किया जाएगा और इस पर रेपो रेट से 2% का ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट लगेगा। ओवरड्राफ्ट पर रेपो रेट से 2% से ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट लगेगा। तो अगर 90 दिन से ज़्यादा का क्रॉस कर रहा है तो उस जो भी हमारा रेपो रेट चल रहा होगा उससे 2% ज़्यादा का इंटरेस्ट रेट इस पर लग जाएगा। जैसे कि अभी 4% चल रहा है तो 4% पर 2% और बढ़ा देंगे तो 6% का इंटरेस्ट रेट अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से लगेगा ओवरड्राफ्ट पर, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका जो आंसर हो जाएगा 1.2 लाख करोड़, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखेंगे, आईसीआईसीआई एंड व्हिच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद अमेजोन एंड वीजा टू लॉन्च ए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी फॉर रिटेल पेमेंट्स। आईसीआईसीआई और किस बैंक ने हाल ही में खुदरा भुगतान के लिए एक नई अम्ब्रेला इकाई शुरू करने के लिए अमेजोन और वीज़ा के साथ में भागीदारी की है, ठीक है ना। इसमें ये पूछा गया है कि रिटेल पेमेंट के लिए एक अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप करने के लिए आईसीआईसीआई और किस बैंक ने अमेजोन और वीज़ा के साथ में जो है पार्टनरशिप किया हुआ है, ठीक है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक्सिस बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस नई एंटिटी में आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक की 20-20% हिस्सेदारी होगी, ठीक है ना। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक की भी 20% की हिस्सेदारी होगी और एक्सिस बैंक की भी 20% की हिस्सेदारी होगी, ठीक है। बाकी अमेजोन और वीज़ा के पास में 15% शेयर होंगे। अमेजोन की यहाँ पर बात हुई, देखो अमेजोन के पास में 15% शेयर होगा, वीज़ा के पास में 15% शेयर होगा। तो 20-20 40, 15-15 30, 40-30 70% ही हुआ। बाकी की 30% की हिस्सेदारी और किसके पास में होगी, तो ये भी हम लोग जान लेते हैं। तो बाकी की जो 30% हिस्सेदारी होगी वो बिलडेस्क और पाइन लैब के पास में होगी, ठीक है ना। मैं लिख रहा हूँ पाइन लैब और बिलडेस्क, इनके पास भी 15-15% की हिस्सेदारी होगी, ठीक है ना। इनके पास भी 15-15% की हिस्सेदारी होगी। ये दो और पार्टनर हैं। क्वेश्चन में तो सिर्फ अमेजोन और वीज़ा की ही बात की गई ना, क्योंकि इतने सारे नाम लिखे नहीं जा सकते थे यहाँ पर और बढ़िया क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी नहीं हो पाती। तो इसलिए अमेजोन और वीज़ा क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़े नाम थे, बहुत फेमस नाम थे, इसलिए इनको क्वेश्चन में लिख लिया गया। बाकी ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमेजोन और वीज़ा ही मिलकर इसमें पार्टनरशिप कर रहे हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, अमेजोन, वीज़ा, पाइन लैब और बिलडेस्क, ये सभी मिलकर जो है इस अम्ब्रेला एंटिटी को जो है इसको इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। और किसका किसका कितना शेयर रहेगा इस अम्ब्रेला एंटिटी में, ये आप लोगों को मैंने बता दिया। आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक का जो है ये 20-20% रहेगा। बाकी सभी के जो 4 और पार्टनर हैं, अमेजोन, वीज़ा, पाइन लैब और बिलडेस्क, इन सभी के जो शेयर्स हैं वो 15-15% रहेंगे, ठीक है ना। और इसके पीछे का बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि क्यों ऐसी ज़रूरत आ पड़ी कि एक नई अम्ब्रेला एंटिटी का गठन किया जा रहा है, ठीक है ना। तो आरबीआई ने एनपीसीआई का अल्टरनेट डेवलप करने के लिए 31 मार्च 2021 तक
न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ के लिए एप्लीकेशंस मंगाए हुए थे, ठीक है ना। तो इन लोगों ने मिलकर ये एप्लीकेशन दिया है। इन 6 लोगों ने मिलकर एक नया अम्ब्रेला एंटिटी मतलब बनाने जा रहे हैं। उसके लिए इन्होंने एप्लीकेशन आरबीआई में सबमिट की है और इसके साथ साथ और भी लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। अब हम लोग जान लेते हैं कि कौन से और लोग हैं जिन्होंने रिटेल पेमेंट के अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप करने के लिए, लॉन्च करने के लिए आरबीआई में एप्लीकेशन दिया है। सभी के नाम हम लोग यहाँ पर लिखेंगे शॉर्ट फॉर्म में, आप लोग समझते रहिएगा। पहला कौन हो जाएगा? पहला तो मैंने बता ही दिया, आईसीआईसीआई, वीज़ा, पाइन लैब और बिल्डर्स, अमेजोन, ठीक है ना, इन सभी ने मिलकर किया हुआ है, यस बैंक। दूसरा जो हो जाएगा पेटीएम और ओला, ठीक है ना, दूसरा है पेटीएम एंड ओला। इन दोनों ने मिलकर भी एप्लीकेशन दिया है कि ये लोग भी जो है रिटेल पेमेंट में अम्ब्रेला एंटिटी लॉन्च करना चाहते हैं। और अगर हम लोग बात करें तो टाटा ग्रुप, ठीक है ना, मास्टर कार्ड, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक, इन सभी लोगों ने मिलकर एप्लीकेशन दी है, अलग अलग नहीं, इन सभी लोगों ने। फिर से नाम आप लोग सुन लो, टाटा ग्रुप, मास्टर कार्ड, भारतीय एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक और एचडीएफसी बैंक। तीसरा अगर हम लोग बात करें तो तीसरा और कौन है? तो तीसरा है रिलायंस इंडस्ट्रीज, गूगल और फेसबुक। इन तीनों ने भी मिलकर अम्ब्रेला एंटिटी सेटअप करने के लिए एप्लीकेशन दिया है। फिर से सुन लो आप लोग, रिलायंस इंडस्ट्रीज, गूगल और फेसबुक, ठीक है। और ये नई अम्ब्रेला एंटिटीज़ जो हैं वो एनपीसीआई के तरीके से ही काम करेंगी और न्यू पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेंगी, ठीक, न्यू पेमेंट सिस्टम को ऑपरेट करेंगी। और जो ये न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ हैं इनका क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, इनके लिए कुछ और चीज़ें हम लोग जान लेते हैं, ठीक है ना। स्टैटिक वाला पार्ट इनसे रिलेटेड, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज से रिलेटेड स्टैटिक के कुछ पार्ट जो हम लोग यहाँ पर जानते हैं, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात की जाए अगर न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ की तो 500 करोड़ रुपए, ठीक ना, 500 करोड़ रुपए। मिनिमम पेड अप कैपिटल की बात की जाए अगर अम्ब्रेला एंटिटीज़ की, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ की, तो 500 करोड़ रुपए इनका मिनिमम पेड अप कैपिटल होगा। मिनिमम नेटवर्थ की अगर बात की जाए तो 300 करोड़ रुपए मिनिमम नेटवर्थ होगी इनकी। किसी भी समय इतना अमाउंट इनको मेंटेन करके रखना होगा, ठीक है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ होगा इसमें, ठीक है ना, न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ में फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी अलाउ होगा। कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप 40% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट इसमें नहीं कर सकेगा। कोई भी प्रमोटर या प्रमोटर्स का ग्रुप न्यू अम्ब्रेला एंटिटीज़ में 40% से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट अकेले नहीं कर सकेगा, ठीक है ना। देखो जितने भी इन्वेस्टमेंट यहाँ पर हुए हैं सबके 40% से कम ही है, ठीक है ना। इसीलिए 2 या 3 पार्टनर बनाकर ये लोग करते हैं जिससे 40% से कम का इन्वेस्टमेंट हो जाए सबका आसानी से, ठीक है। इससे ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, इससे कम ही इन्वेस्टमेंट होना चाहिए न्यू अम्ब्रेला एंटिटी में किसी भी प्रमोटर या प्रमोटर ग्रुप के द्वारा, ठीक। तो कुल मिलाकर इसका आंसर ऑप्शन नंबर है एक्सिस बैंक होगा और उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द टाइम लिमिट टिल विच डेट टू इम्प्लीमेंट द ई मैंडेट सर्विसेज फॉर रिकरिंग पेमेंट्स बाय द बैंकिंग एंटिटीज़, ठीक है। आरबीआई ने हाल ही में बैंकिंग संस्थाओं द्वारा आवर्ती भुगतान के लिए ई मैंडेट, ई जनादेश सेवाओं को लागू करने की समय सीमा किस तिथि तक बढ़ा दी है, ये इसमें पूछा गया है। 30 सितंबर 2021 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ठीक है ना। 30 सितंबर 2021 ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई है ई मैंडेट की, ठीक है ना। किसकी बात हुई है यहाँ पर? ई मैंडेट की। क्या है ई मैंडेट, इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ई मैंडेट क्या है ये? तो जो ये ई मैंडेट है ये एक डिजिटल पेमेंट सर्विस है ये, ठीक है ना। आरबीआई और एनपीसीआई के द्वारा मिलकर अगस्त 2019 में आरबीआई और एनपीसीआई इन दोनों के द्वारा मिलकर इसकी शुरुआत की गई थी और 31 मार्च 2021 तक की डेडलाइन रखी गई थी। कब तक की? 31 मार्च 2021 तक की डेडलाइन रखी गई थी और इस ड्यूरेशन में सभी बैंकिंग एंटिटीज़ को इसे अडॉप्ट कर लेना था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो इसकी वजह से इसकी डेडलाइन जो है 6 और महीनों के लिए बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। आरबीआई ने इस डेडलाइन को 31 मार्च 2021 की डेडलाइन को 6 और महीनों के लिए बढ़ा दिया है और इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया है, ठीक है। इस सर्विस के माध्यम से, किस सर्विस के माध्यम से? ई मैंडेट सर्विस के माध्यम से। ई मैंडेट सर्विस के माध्यम से बैंकिंग एंटिटीज़ जो होंगी वो बिना किसी कस्टमर इंटरवेंशंस के, कस्टमर्स के जो रिकरिंग पेमेंट्स होंगे उसको ऑटोमेटिकली उनके लिंक्ड बैंक अकाउंट से डिडक्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। रिकरिंग पेमेंट डिडक्ट करने के लिए
कस्टमर्स से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और ये रिकरिंग पेमेंट क्या होते हैं? रिकरिंग पेमेंट का मतलब होता है कि आवर्ती भुगतान। आवर्ती भुगतान कठिन हिंदी लग रही होगी, आवर्ती आप लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो ऐसा भुगतान, ऐसा पेमेंट जो बार बार करना होता है, ठीक है ना। बार बार एक निश्चित समय सीमा पर किए जाने वाला पेमेंट ही जो है वो रिकरिंग पेमेंट कहलाता है, उसे ही हम लोग आवर्ती भुगतान करते हैं। और किस टाइप के पेमेंट जो है आवर्ती भुगतान के अंडर आते हैं, ठीक है ना। जैसे कि बिल पेमेंट हो गया, अगर आप लोगों को बिजली का बिल पेमेंट करना है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आप लोगों को हमेशा हर महीने बिल पेमेंट करना ही होगा। मोबाइल रिचार्ज करना है तो 1 महीने या 3 महीने का जो आप करेंगे उसके बाद में आप लोगों को मोबाइल रिचार्ज करना होगा। लोन की EMI देनी है, लोन का इंस्टॉलमेंट उसका देना है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद आप लोगों को उसकी EMI देनी होगी। इंश्योरेंस का प्रीमियम अगर आप लोगों को देना है तो एक निश्चित समय अंतराल के बाद में आप लोगों को उसका प्रीमियम देना ही होगा। तो इस तरीके के जो भुगतान होते हैं उसको आवर्ती भुगतान या फिर ये कहें कि रिकरिंग पेमेंट हम लोग करते हैं, ठीक है ना। तो इस सर्विस के माध्यम से क्या होगा, इस सर्विस के माध्यम से जो है वो बैंकिंग एंटिटीज जो होंगी वो कस्टमर इंटरवेंशंस के बिना ऑटोमेटिकली उनके लिंक्ड बैंक अकाउंट से ये अमाउंट जो है डिडक्ट कर पाएंगे। ये जो पेमेंट वगैरह करना होगा, ये बिल वगैरह जो पे करना होगा, इसके लिए कस्टमर के इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होगी, कस्टमर से पूछताछ करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। ये टाइम इसका सेट कर दिया जाएगा और ऑटोमेटिकली जो भी अकाउंट लिंक्ड होगा उससे पैसा जो है बैंकों द्वारा डिडक्ट कर दिया जाएगा इस सर्विस के द्वारा, ठीक। अब इसकी पूरी वर्किंग नहीं जानेंगे हम लोग कि कैसे ये काम करेगा, ये मैंडेट कैसे कैसे क्या प्रोसेसिंग होगी, इतना जानने की ज़रूरत नहीं है। जितना हम लोगों को जानना था उतना हम लोगों ने यहाँ पर जान लिया है। नेक्स्ट देखते हैं, रिपोर्ट टाइटल्ड साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2021 साउथ एशिया वैक्सीनेट्स has recently been released by which financial organization? साउथ एशिया इकोनॉमिक फोकस स्प्रिंग 2021 साउथ एशिया वैक्सीनेट्स नामक एक रिपोर्ट हाल ही में किस वित्तीय संगठन के द्वारा जारी की गई है, ये इसमें पूछा गया है। वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। वर्ल्ड बैंक ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान इंडिया की GDP जो है वो 7.5% रहने का अनुमान, 7.5% से लेकर 12.5% तक रहेगी, इसके बीच में रहेगी। इस रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि फिनेंशियल ईयर 2022 में इंडिया की जो GDP होगी वो 7.5% से लेकर 12.5% तक रहेगी। और अभी वर्तमान में इंडिया की GDP जो है वो 10.8 प्रेडिक्ट की गई है, ठीक है ना। अभी जब ये रिपोर्ट जारी की गई थी तो उस दौरान ये बताया गया, उस दौरान जो है इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2022 में 10.1% रहने का अनुमान लगाया गया था। और साथ ही साथ में एक लाइन अलग से जोड़ दी गई थी कि इंडिया की GDP फिनेंशियल ईयर 2022 के दौरान 7.5 से लेकर 12.5% के बीच में रहने का अनुमान है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई थी इस रिपोर्ट में। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है, वॉशिंगटन DC, ठीक ना, इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। डेविड R मालपास ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे वर्ल्ड बैंक के, ठीक। व्हाट इज द नेम ऑफ द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक हु हैज रिसेंटली गॉट दी 6 मंथ सर्विस एक्सटेंशन बाय RBI? जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का क्या नाम है जिन्हें हाल ही में RBI के द्वारा 6 महीने का सेवा विस्तार मिला हुआ है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा राजेश कुमार छिब्बर, ऑप्शन नंबर C, ठीक है। ऑप्शन नंबर C राजेश कुमार छिब्बर, ऑप्शन नंबर C इसका आंसर हो जाएगा। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 10B(2) के तहत में ये एक्सटेंशन मिला है इन्हें। जम्मू एंड कश्मीर बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर जो है ये श्रीनगर में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C राजेश कुमार छिब्बर इसका आंसर हो जाएगा। एज पर द रिसेंट रिपोर्ट रिलीज्ड बाय द ACI वर्ल्ड वाइड एंड ग्लोबल डाटा, which country has topped in digital payments with 25.5 billion real time transactions in 2020, ठीक है ना। ACI वर्ल्ड वाइड और ग्लोबल डाटा के द्वारा हाल ही में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने 2020 में 25.5 बिलियन रियल टाइम लेन देन के साथ डिजिटल भुगतान में टॉप किया है, ये इसमें पूछा गया है। इंडिया, ऑप्शन नंबर B इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इंडिया इसका आंसर हो जाएगा। प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 नाम से ये रिपोर्ट रिलीज की गई। किस नाम से रिलीज की गई, फिर से आप लोग सुन लो। प्राइम टाइम फॉर रियल टाइम 2021 नाम से ये रिपोर्ट रिलीज की गई है जिसमें इंडिया ने टॉप किया है, ठीक है ना। सेकंड नंबर पर चाइना है। ACI वर्ल्ड वाइड की यहाँ पर बात हुई है तो ACI वर्ल्ड वाइड का जो हेडक्वार्टर है वो फ्लोरिडा USA में हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिटेन्ड द इन्फ्लेशन टारगेट ऑफ 4% टिल व्हिच डेट? भारत सरकार ने हाल ही में किस तारीख तक 4% के मुद्रास्फीति लक्ष्य को बरकरार रखा है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2026, ऑप्शन नंबर E
31 मार्च 2026 ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस इन्फ्लेशन रेट में ±2% का टॉलरेंस भी रहने का अनुमान है। ठीक है, सरकार द्वारा ये बताया गया है कि इस इन्फ्लेशन रेट में ±2% का टॉलरेंस भी रहेगा। मतलब कि ये जो है 2% बढ़ भी सकती है, 2% घट भी सकती है, यानी कि ये 2 से लेकर 6% तक भी हो सकती है। ठीक है, और इन्फ्लेशन टारगेट जो है ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अगले 5 सालों के लिए ये इन्फ्लेशन टारगेट 4% का ही रखा गया है। ठीक है ना, 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2026 तक, यानी कि अगले 5 सालों के लिए ये टारगेट है इन्फ्लेशन का। ये ड्यूरेशन भी मैंने बता दिया है, कब ये रिन्यू किया गया था, सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर बता दी गई। ऑप्शन नंबर ई 31 मार्च 2026 इसका आंसर होगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ द नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई की नवगठित पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी का क्या नाम है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड, और इसके माध्यम से रिकरिंग पेमेंट सर्विस जो है प्रोवाइड की जाएंगी। और इस नई एंटिटी का ये जो नया सब्सिडरी है एनपीसीआई की, इसकी अगर हम लोग पेडअप कैपिटल की बात करें तो 5 लाख रुपए। ठीक ना, इसकी पेडअप कैपिटल 5 लाख रुपए है। शेयर कैपिटल की बात करेंगे हम लोग तो 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। ठीक है, एनपीसीआई की यहाँ पर बात हुई है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में हो जाएगा। ठीक है, दिलीप एसबे जो है वो इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे एनपीसीआई के। नेक्स्ट, एज पर आरबीआईज रिसेंट रिपोर्ट व्हाट वाज द इंडियाज करंट अकाउंट डेफिसिट इन द Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 ड्यू टू कोविड-19 इम्पैक्ट ऑन ट्रेड। आरबीआई की हालिया रिपोर्ट के अनुसार कोविड-19 के व्यापार पर प्रभाव के कारण फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q3 में भारत का चालू घाटा क्या था, ये इसमें पूछा गया है। 1.7 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर इसका आंसर होगा। ठीक है ना, 1.7 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। डेवलपमेंट्स इन इंडियाज बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग दी थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020-21 नाम से ये रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई थी, जिसमें ये डाटा दिया गया है, जिसमें ये कुछ जानकारियां दी गई हैं। ठीक ना, तो ये रिपोर्ट जो है आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई थी। किस नाम से रिलीज की गई थी, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, वो नाम आप लोग सुन लो। डेवलपमेंट्स इन इंडिया बैलेंस ऑफ पेमेंट ड्यूरिंग द थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020-21 नाम से ये रिपोर्ट जो है ये आरबीआई के द्वारा रिलीज की गई थी। 1.7 बिलियन USD, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिजिट इंश्योरेंस? डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, तो डिजिट इंश्योरेंस क्या है, एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में है। बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और इसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया? विराट कोहली, ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विराट कोहली ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। हु हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ESIC? ठीक है ना, हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुखमीत एस भाटिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, मुखमीत एस भाटिया, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। और ESIC के अगर हम लोग हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो न्यू दिल्ली, नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल डायरेक्टर ऑफ विच इंडस्ट्री? आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को किस उद्योग का अतिरिक्त निर्देशक नियुक्त किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर ऑल लाइसेंस्ड पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स PSOs हैव टू सबमिट डिटेल्ड कंप्लाइंस सर्टिफिकेट्स टू आरबीआई एज पर आरबीआईज न्यू नॉर्म्स? आरबीआई के नए मानदंडों के अनुसार एक वर्ष में कितनी बार सभी लाइसेंस प्राप्त भुगतान प्रणाली ऑपरेटर्स को आरबीआई को विस्तृत अनुपालन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा? ठीक है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर होगा 2 टाइम्स, ऑप्शन नंबर बी 2 बार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 2 बार इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में, चीज़ों को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है ये। आरबीआई ने अभी हाल ही में पेमेंट कंपनीज के लिए सिक्योरिटी नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट कर दिया है, और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि मोबीक्विक और जस्ट पे द्वारा अभी हाल ही में कस्टमर्स के डाटा जो है वो लीक हो गए थे। ठीक है ना, तो ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इनसे बचने के लिए सिक्योरिटी नॉर्म्स को और ज़्यादा टाइट किया जा रहा है आरबीआई के द्वारा। और इसके लिए आरबीआई के डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स ने सभी लाइसेंस्ड PSOs को, यानी कि
पेमेंट सिस्टम ऑपरेटर्स को एक लेटर इशू किया है, जिसमें ये कहा गया है कि सभी पीएसओस को साल भर में 2 बार कंप्लायंस सर्टिफिकेट आरबीआई को देने होंगे। कितनी बार? 2 बार। साल भर में 2 बार कंप्लायंस सर्टिफिकेट आरबीआई को देने होंगे। और ये 2 बार कब कब होगा? एक बार तो 30 अप्रैल को देना होगा, ठीक ना, और दूसरा जो है वो 31 अक्टूबर को, ठीक है ना, 31 अक्टूबर को। 30 अप्रैल को जो दिया जाएगा वो पिछले 31 मार्च तक का सारा कुछ रहेगा उसके बारे में, और 31 अक्टूबर को जो दिया जाएगा वो सितंबर महीने तक, पिछले सारा मतलब अब उसके बाद में अप्रैल के बाद से जो है होगा, यानी कि मई से लेकर सितंबर तक का जो 31 अक्टूबर को दिया जाएगा, और उसके बाद में उसका बाकी और जो बचा रहेगा 31 मार्च तक का वो 30 अप्रैल तक दिया जाएगा। तो जो 2 बार ये कंप्लायंस सर्टिफिकेट देने की जो टाइमिंग है, ये टाइमिंग कब कब होगी? एक तो होगा 30 अप्रैल और दूसरा होगा 31 अक्टूबर। इन दोनों डेट में कंप्लायंस सर्टिफिकेट, डिटेल्ड कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो है आरबीआई को दे देना होगा सभी पेमेंट कंपनीज के द्वारा, ठीक है। और कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो दिया जाएगा उस पर एमडी या सीईओ या फिर दोनों का साइन होगा, जो कि ये कंफर्म करेगा कि सिक्योरिटीज और पेमेंट डाटा स्टोरेज पर आरबीआई की रेगुलेशंस की पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। आरबीआई की जो गाइडलाइंस है, आरबीआई का जो रेगुलेशंस है सिक्योरिटीज और पेमेंट डाटा स्टोरेज पर, उसको पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। यही इस कंप्लायंस सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा और उस पर एमडी या सीईओ या फिर दोनों का साइन रहेगा। कंप्लायंस सर्टिफिकेट क्या होता है? थोड़ा सा और आसान भाषा में इसको समझ लेते हैं, बहुत तो लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा ये। तो ये एक तरीके का रिटन डॉक्यूमेंट है जो कि ये कंफर्म करेगा कि आरबीआई रेगुलेशंस का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है पेमेंट सर्विस ऑपरेटर के द्वारा, ठीक। तो ऑप्शन नंबर भी 2 टाइम्स इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हाउ मच लोन अमाउंट हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक टू इम्प्रूव हेल्थ केयर सर्विसेज इन मिजोरम अंडर द मिजोरम हेल्थ सिस्टम्स स्ट्रेथनिंग प्रोजेक्ट। मिजोरम स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ़ीकरण परियोजना के तहत मिजोरम में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए विश्व बैंक द्वारा हाल ही में कितनी ऋण राशि की मंजूरी दी गई है, ये इसमें पूछा गया है। 32 मिलियन यूएसडी, ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर होगा, ठीक है। 32 मिलियन यूएसडी ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग इसकी बात करें आईएनआर में तो 234.80 करोड़ रुपए ये आईएनआर में इसकी वैल्यू होगी, ठीक है ना। और ये जो लोन दिया गया है 14.5 14.5 साल के लिए ये लोन दिया गया है और इसमें 5 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे, हाउ मच लोन अमाउंट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक फॉर पंजाब्स 300 मिलियन यूएसडी कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। पंजाब की 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नहर आधारित पेयजल परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा कितनी ऋण राशि स्वीकृत की गई है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 105.5 मिलियन यूएसडी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है 105.5 मिलियन यूएसडी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं हम लोग। 300 मिलियन यूएसडी, ठीक है ना, 300 मिलियन यूएसडी की ये परियोजना है, ठीक ना। 300 मिलियन यूएसडी की कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर परियोजना है, जिसमें से 3 लोग जिसमें कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इस परियोजना में। इस परियोजना को सफल बनाने में 3 लोग इसमें फंडिंग कर रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है वर्ल्ड बैंक, एक है वर्ल्ड बैंक, ठीक है, दूसरा है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक और तीसरा है पंजाब गवर्नमेंट, ठीक है, पंजाब गवर्नमेंट। तो किसके किसके द्वारा कितना कितना लोन दिया जा रहा है ये यहाँ पर हम लोग जान लेते हैं। तो 105 मिलियन का ये जो लोन दिया जा रहा है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जा रहा है 105 मिलियन यूएसडी का। अगला 105 मिलियन यूएसडी ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है और ये कितना हो गया 210 मिलियन। और बचा हुआ 90 मिलियन यूएसडी जो है वो पंजाब सरकार के द्वारा दिया जा रहा है इस परियोजना के लिए, ठीक है ना। 300 मिलियन यूएसडी की परियोजना है ये कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट। 105 मिलियन यूएसडी वर्ल्ड बैंक के द्वारा, 105 मिलियन यूएसडी AIIB के द्वारा, 90 मिलियन यूएसडी पंजाब गवर्नमेंट के द्वारा दिया जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की यहाँ पर बात हुई है तो वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में होगा। डेविड आर मालपास इसके जो है प्रेसिडेंट हो जाएंगे। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात हुई है तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में हो जाएगा, ठीक है। और जिन लीक्विन ये इसके प्रेसिडेंट हो जाएंगे। पंजाब की कैपिटल कहाँ पर है, सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, ये आप लोगों को पता होगा, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नहीं पता है तो पता करो और कमेंट कर बताओ। और ये जो लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक और AIIB के द्वारा ये लोन जो है 12.5 साल के लिए दिया गया है।
12.5 साल के लिए लोन दिया गया है और 3 साल का ग्रेस पीरियड भी दिया गया है इस लोन को पूरा करने के लिए। ठीक, कैनाल बेस्ड ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट जो है, ड्रिंकिंग वाटर के 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं अभी पंजाब में। एक प्रोजेक्ट जो है अमृतसर में चल रहा है जिसको कि हम लोग अमृतसर प्रोजेक्ट बोलते हैं, और दूसरा लुधियाना प्रोजेक्ट है जो कि लुधियाना में चल रहा है। तो इन्हीं दोनों प्रोजेक्ट के लिए ये जो है लोन जो है वर्ल्ड बैंक और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के द्वारा दिया गया है। अगला देखते हैं, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अलाउड इट्स कस्टमर्स इन द यूएसए टू ट्रेड विद क्रिप्टो करेंसीज। किस भुगतान कंपनी ने हाल ही में यूएसए में अपने ग्राहकों को क्रिप्टो करेंसी के साथ व्यापार करने की अनुमति दी है, ये इसमें पूछा गया है। पेपाल ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली एक्वायर्ड दी ₹1200 crores वर्थ सेंटा क्रूज सेंटर ऑफ रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन्स। हाल ही में किस बैंक ने ऋणों का भुगतान ना करने के लिए रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के 1200 करोड़ रुपए के सांता क्रूज केंद्र का अधिग्रहण किया है? ठीक है ना, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अभी हाल ही में कौन से बैंक का लोन नहीं अदा किया है, उसका लोन नहीं दे पा रहा है, जिस वजह से उसके सांता क्रूज केंद्र का अधिग्रहण 1200 करोड़ रुपए के सांता क्रूज केंद्र का अधिग्रहण किया जा रहा है, कौन सी बैंक के द्वारा, ये इसमें पूछा गया है। यस बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यस बैंक ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। रिलायंस द्वारा लोन न दे पाने के कारण यस बैंक के द्वारा 1200 करोड़ रुपए के इस सेंटर का जो है एक्वायर किया जा रहा है, इसका अधिग्रहण किया जा रहा है। और यस बैंक की यहाँ पर बात हुई है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में होगा। ठीक है, प्रशांत कुमार जो है ये इसके एमडी और सीईओ हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टाइज ये इसकी टैगलाइन हो जाएगी। यस बैंक की मैंने बता दी, आईसीआईसीआई बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक और एचडीएफसी बैंक, इसके बारे में आप लोगों को पता होगा, ये ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगर पता है तो कमेंट कर आप लोग बताओ। नेक्स्ट देखेंगे, द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज रिसेंटली एक्सटेंडेड द वैलिडिटी ऑफ द स्टैंड अप इंडिया स्कीम टिल व्हिच ईयर। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में किस वर्ष तक स्टैंड अप इंडिया योजना की वैधता बढ़ा दी है, ये इसमें पूछा गया है। 2025 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2025 ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर बात हुई स्टैंड अप इंडिया स्कीम की। क्या है स्टैंड अप इंडिया स्कीम, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। तो 2016 में पीएम मोदी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इस स्कीम के तहत में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का, ठीक है ना, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन दिया जाता है। और ये लोन जो है शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंकों की सभी ब्रांचों द्वारा दिया जाता है, जिसमें से कम एक SC/ST बारोवर और एटलीस्ट एक महिला बारोवर को प्रत्येक ब्रांच के द्वारा लोन देना अनिवार्य होता है। ठीक है ना, 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का लोन बैंकों की सभी ब्रांचों द्वारा दिया जाना होता है, जिसमें से कि कम से कम एक SC/ST बारोवर और एक महिला बारोवर ही होना ही चाहिए, ये मैंडेटरी है इस लोन के लिए। ठीक है ना, और 7 साल के अंदर ये लोन जो है अदा कर देना होता है। अगर इसकी वैलिडिटी पूछी जाए तो 7 ईयर्स, 7 साल के भीतर में इस लोन को अदा कर देना होता है। और इस 7 साल में 18 महीने का मॉरिटेरियम पीरियड भी है। ठीक है ना, 18 महीने का मॉरिटेरियम पीरियड इन्वॉल्व करके 7 साल के अंदर इस लोन को अदा कर देना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अभी हाल ही में इस स्कीम को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। यही इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। ठीक है ना, और इस स्कीम से संबंधित और कुछ डाटा भी रिलीज किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, उसे भी हम लोग जानते हैं कि क्या क्या डाटा इस स्कीम से संबंधित रिलीज किया गया है। ठीक है, तो इस स्कीम के तहत में 2016 से लेकर, ठीक है, 2016 से लेकर मार्च 2021, 16/5/21, 5 सालों में 2016 से लेकर मार्च 2021 तक जो है टोटल 25,586 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है। और ये लोन लगभग 1.14 लाख अकाउंट होल्डर्स, ठीक है ना, 25,586 करोड़ रुपए का लोन जो है 2016 से लेकर मार्च 2021 तक के बीच में दिया जा चुका है। और ये लोन 1.14 लाख लोगों को दिया गया है, यानी कि 1.14 लाख अकाउंट होल्डर्स को ये लोन दिया गया है। और अगर हम लोग इंडिविजुअल अलग अलग बात करें तो महिलाओं को कितना लोन दिया गया है कितने अमाउंट का, तो महिलाओं को अब तक 21,200.77 करोड़ रुपए का लोन ये महिलाओं को दिया गया है। ठीक है, SC को कितना दिया गया है, अगर SC की हम लोग बात करें तो SC को 3,335.87 करोड़ रुपए SC को दिया गया है, SC कैंडिडेट को। ST कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1,049.72 करोड़ रुपए
ये जो है एसटी कैटेगरी को लोन दिया गया है इस स्कीम के तहत में, ठीक है। और टोटल जो लोन दिया गया है 2016 से लेकर 2021 तक, मार्च 2021 तक, वो 25,586 करोड़ रुपए का लोन दिया जा चुका है अब तक इस स्कीम के तहत में, और इसे बढ़ाकर 2025 तक के लिए कर दिया गया है। और ये सारी जानकारी जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा भी हाल ही में दी गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच अमाउंट हैज रिसेंटली बीन इन्फ्यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 4 वीक पब्लिक सेक्टर बैंक्स अंडर जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स, ठीक है। शून्य कूपन पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड के तहत 4 कमजोर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में भारत सरकार द्वारा हाल ही में कितनी राशि का निवेश किया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और इसका जो आंसर हो जाएगा 14,500 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर ए। क्या है? ऑप्शन नंबर ए 14,500 करोड़ रुपए। मैं लिख दे रहा हूँ 14,500 करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया गया है अभी भारत सरकार के द्वारा 4 बैंकों में। और अगर हम लोग इसकी बात करें यूएसडी में तो 1.98 बिलियन यूएसडी, ठीक है। ये इसका अमाउंट हो जाएगा यूएसडी में, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हो जाएगी यूएसडी में। और ये 14,500 करोड़ रुपए जो ये इन्फ्यूज़ किया गया है ये 4 बैंकों में किया गया है। कौन कौन सी हैं वो 4 बैंकें, उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। ये 4 बैंकें कौन कौन सी हैं। 14,500 करोड़ रुपए 4 बैंकों में इन्फ्यूज़ किया गया है। इंडिविजुअल एक एक बैंक को कितना मिला है ये भी हम लोग यहाँ पर जानते हैं। और कौन सी वो 4 बैंकें हैं इसका नाम भी हम लोग जानते हैं। तो पहली बैंक कौन सी है? पहली बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसको कितना अमाउंट मिला है? इसको 4800 करोड़ रुपए मिला है, ठीक है ना। दूसरी बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक, IOB। इंडियन ओवरसीज बैंक को कितना दिया गया है? 4100 करोड़ रुपए, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक को 4100 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। उसके बाद में बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना, बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया को कितना दिया गया है? 3000 करोड़ रुपए। बैंक ऑफ इंडिया को 3000 करोड़ रुपए। और कौन सी बैंक है? यूको बैंक, ठीक है। यूको बैंक को कितना अमाउंट दिया गया है? यूको बैंक को 2600 करोड़ रुपए जो है दिया गया है। तो ये 4 बैंकें हैं जिनको ये अलग अलग इंडिविजुअल अमाउंट दिया गया है और चारों को मिलाकर टोटल 14,500 करोड़ रुपए का इन्फ्यूज़ किया गया है इन 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों में, ठीक है। और एक तरफ जहाँ गवर्नमेंट मैक्सिमम बैंकों को बेच रही है, उसका प्राइवेटाइजेशन कर रही है, तो इस तरीके का निवेश क्यों किया जा रहा है बैंकों में, ठीक है ना। सरकार जहाँ पर एक तरफ बैंकों को प्राइवेटाइज कर रही है, उनको बेच दे रही है, दूसरी तरफ इस तरीके से निवेश भी कर रही है कुछ ना कुछ बैंकों में, ठीक है। तो क्यों ये निवेश किया जा रहा है? ये जो 4 बैंकों में निवेश किया गया इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों निवेश किया जा रहा है जबकि गवर्नमेंट की मेंटेलिटी इस तरीके से हो गई है कि सबको प्राइवेट कर देना है, ठीक है। और ये जो 4 बैंक हैं इसमें से 3 बैंक ऐसे हैं जो कि RBI के PCA फ्रेमवर्क के अंडर भी आ रहे हैं। RBI का जो PCA फ्रेमवर्क है ये, इसमें से 3 बैंक ऐसे हैं जो कि RBI के PCA फ्रेमवर्क में आ रहे हैं। तो ऐसी क्या ज़रूरत आ पड़ी कि RBI के PCA फ्रेमवर्क में आने वाले बैंकों में भी सरकार को पैसा लगाना पड़ रहा है, पैसा डालना पड़ रहा है, ठीक है। और RBI का PCA फ्रेमवर्क क्या होता है, इसमें बैंकें कब और कैसे आती हैं ये आप लोगों को पता होगा, इसके बारे में हम लोग बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ऐसी बैंकों में निवेश करने का क्या कारण ये भी हम लोग जान लेते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कौन सी 3 बैंकें हैं जो RBI की PCA फ्रेमवर्क में हैं इसमें से, और उनमें भी सरकार ने पैसा डाला है, ठीक है। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये RBI के PCA फ्रेमवर्क में आ रही है। इंडियन ओवरसीज बैंक ये भी RBI के PCA फ्रेमवर्क में आ रही है। और यूको बैंक ये भी इस समय करंट में RBI के PCA फ्रेमवर्क में है। तो ऐसी बैंकों में सरकार पैसा क्यों डाल रही है जबकि सरकार एक तरफ से सारी बैंकों को बेचते हुए भी जा रही है? तो इसके पीछे का क्या लॉजिक है ये हमारे दिमाग में आना चाहिए था, तो हम लोग इसको जानते हैं। थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों पैसा लगाना सरकार की मजबूरी हो गई है इन बैंकों में अभी फ़िलहाल। तो देखिए, जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स होती हैं उसमें गवर्नमेंट का शेयर जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा शेयर उसमें सरकार का होता है। और RBI नॉर्म्स के अनुसार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, RBI नॉर्म्स के अनुसार कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो होता है वो मेंटेन करना भी सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर्स का ही काम होता है। उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसके पास में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर होता है, सबसे ज़्यादा शेयर्स होता है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में सबसे ज़्यादा शेयर्स जो हैं गवर्नमेंट के पास में है। तो ये गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन किया जाए, ठीक है। तो इस वजह से सरकार इन बैंकों में निवेश कर रही है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को मेंटेन करने के लिए पैसा इसमें डाला जा रहा है, इस वजह से सरकार इसमें निवेश कर रही है। बाकी बिकना तो है सबको। अभी का जो सिनेरियो चल रहा है मुझे तो ये लगता है कि SBI के अलावा कोई बैंक बचने वाली नहीं है, ठीक है ना।
SBI के अलावा कोई बैंक बचेगी नहीं, सबको ये प्राइवेटाइज करने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, जो सरकार का करंट सिनेरियो चल रहा है, जिस तरीके से ये प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। बाकी क्या करेंगे ये तो बस वही मोदी जी जाने, मन की बात, यही कहानी है इसकी, ठीक है। यहाँ पर बात हुई थी जीरो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की, यहाँ पर बात हुई थी जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की, ठीक है ना। किसकी बात हुई थी? जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जीरो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होता है। जीरो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो बैंक के कैपिटल रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इक्विटी कैपिटल फॉर्म में बैंकों को इशू किया जाने वाला बॉन्ड होता है ये। फिर से सुन लो आप लोग, बैंक के कैपिटल रिजर्व को इंक्रीज करने के लिए भारत सरकार के द्वारा इक्विटी कैपिटल के रूप में बैंकों को इशू किया जाने वाला बॉन्ड होता है ये। इसको हम लोग जो है जीरो रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड के नाम से जानते हैं। और अब जानते हैं जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड क्या होता है। अभी हम लोगों ने जाना जीरो कैपिटलाइजेशन बॉन्ड, और अब हम लोग जानते हैं जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड ये क्या होता है, ठीक है। तो ये एक नॉन ट्रेडेबल और नॉन ट्रांसफरेबल बॉन्ड होता है, जो कि किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में जो है पर्टिकुलर किसी बैंक के लिए जारी किया जाता है, ठीक है। और इसकी मैच्योरिटी जो होती है वो 10 से लेकर 15 साल तक की होती है। 10 से लेकर 15 साल तक की मैच्योरिटी होती है किसकी? जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड की, ठीक है। इसकी मैच्योरिटी 10 से लेकर 15 साल तक की होती है। इस बॉन्ड के तहत मैच्योरिटी पीरियड के ख़त्म हो जाने के बाद में बैंकों को पैसा वापस करना होता है, ठीक है, जिससे कि सरकार दूसरी बैंकों में ये पैसा इन्फ्यूज कर सके। जो भी पैसा सरकार के द्वारा बैंकों में लगाया जाता है जीरो कूपन कैपिटलाइजेशन बॉन्ड के तहत में, वो मैच्योरिटी पीरियड जो 10-15 साल का होता है उसको ख़त्म हो जाने के बाद में सरकार को वो पैसा वापस कर देना होता है। यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है कूपन, जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड। देखो यहाँ पर एक टर्म यूज हो रहा है कूपन, ठीक है ना। कौन सा टर्म यूज हो रहा है? कूपन। तो कूपन क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। कूपन ऐसे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा और इसको इलेबरेट करेंगे, थोड़ा सा और आसान भाषा में हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो कूपन का मतलब होता है इंटरेस्ट से। कूपन का मतलब हो जाता है इंटरेस्ट से, ब्याज से, ठीक है ना, जो कि किसी भी इन्वेस्टर्स को रिटर्न में मिलता है। जो भी कोई लोग पैसा लगाता है तो उसको कितना ब्याज मिलेगा, कितना रिटर्न के रूप में मिलेगा, वो उसका कूपन कहलाता है। वो उसको कूपन के रूप में हम लोग जानते हैं। और आसान भाषा में समझे तो इसको ब्याज बोलते हैं हम लोग, इंटरेस्ट बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो जीरो कूपन का मतलब क्या हो जाएगा? जीरो इंटरेस्ट। जीरो कूपन का क्या मतलब हो जाएगा? फिर तो जीरो कूपन का मतलब हो जाएगा जीरो इंटरेस्ट। जीरो इंटरेस्ट हो जाएगा ना भाई। तो जो मतलब इसकी ये जो जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड होता है, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगता है। सरकार बैंकों से इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन, कूपन का मतलब इंटरेस्ट, जीरो कूपन का मतलब हो जाएगा 0% इंटरेस्ट, ठीक है। तो कुल मिलाकर मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें हम लोगों ने इस क्वेश्चन से समझ ली हैं, और जितना इसमें बन सकता था उतना हम लोगों ने समझा। जो टेक्निकल टर्म्स होते थे, जीरो कैपिटलाइजेशन बॉन्ड, जीरो कूपन रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने जाना। PCA फ्रेमवर्क आप लोगों को पता होगा, इसलिए मैंने नहीं बताया। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाता है, इसलिए नहीं बताया गया है। बाकी आप लोगों को पता होगा क्यों सरकार द्वारा बैंकों में, पब्लिक सेक्टर बैंकों में पैसा इन्फ्यूज़ करना उसकी मजबूरी बन गई, ये भी हम लोगों ने यहाँ पर जाना। सारी चीज़ें जानी, मैक्सिमम पॉसिबल चीज़ें जो इस क्वेश्चन से रिलेटेड हो सकती थी उसको मैंने आप लोगों को समझाने का प्रयास किया, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बेहतर तरीके से चीज़ें समझ में भी आई होंगी, कहीं पर कोई डाउट अब होगा नहीं, ठीक। चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग इस वीडियो का। Which financial institution has recently invested 137 million USD in India's Green Growth Equity Fund GGEF? किस वित्तीय संस्थान ने हाल ही में भारत के ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड GGEF में 137 मिलियन USD का निवेश किया है? ये इसमें पूछा गया है, और इसका जो आंसर हो जाएगा डच एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इंडिया का ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड एवर सोर्स कैपिटल के द्वारा मैनेज किया जाता है। और ये ग्रीन ग्रोथ इक्विटी फंड क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। तो इसके माध्यम से देश के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में निवेश किया जाता है। निवेश करने के लिए फंड रेज किया जाता है, फंड इकट्ठा किया जाता है, ठीक। ऑप्शन नंबर ए डच एंटरप्रेन्योरियल डेवलपमेंट बैंक इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हम लोगों ने अप्रैल फर्स्ट वीक का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। और अगर ये वीडियो आप लोग लास्ट तक देखें, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि लास्ट तक आप लोगों को देखना है, और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखा है तो इस वीडियो से रिलेटेड 5 या 10 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चनर हम लोग
अगले फ्राइडे को कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देंगे। अगला फ्राइडे यानी कि कल नहीं, जो आने वाला अगला फ्राइडे होगा, अगले हफ्ते का फ्राइडे होगा, उसमें हम लोग कम्युनिटी टैब में पोस्ट कर देंगे और उसका आंसर आप लोग देने की कोशिश किया करो। ये जो क्वेश्चनर्स पूछे जा रहे हैं आप लोगों से, इसके पीछे का सिर्फ एक ही मकसद है कि आप लोग वीडियो को कितना ध्यान से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये पता लगाने के लिए। और पिछला जो वीडियो है उसका क्वेश्चनर कल जो है आप लोगों को कम्युनिटी टैब में मिल जाएगा, और उससे पिछला जो क्वेश्चनर हम लोगों ने पूछा था उसका आंसर सिर्फ एक ही लोगों ने दिया, जिसका नाम मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में बता ही दिया है। तो आप लोग एग्रेसिवली इसमें पार्टिसिपेट करो। आप लोगों का नाम वीडियो की स्टार्टिंग में बताया जाएगा कि कौन कौन से लोगों ने सही आंसर दिए हैं। आप लोगों को इसको अटेम्प्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि ये आप लोगों के सेल्फ रियलाइजेशन के लिए भी है कि आप लोग कितना ध्यान से वीडियो देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, सारी चीज़ें पता लगाने के लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस इसमें तो पूछे जो कराए जा रहे हैं वो तो कराए जा रहे हैं, इसके अलावा भी 5 या 10 क्वेश्चन और बनाकर दिए जाएंगे जो कि एक्सप्लेनेशन से रहेंगे। तो इससे ये पता लगेगा आप लोग एक्सप्लेनेशन को, चीज़ों को ध्यान से, कितना ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं, ठीक है। तो आप लोग क्वेश्चनर में एग्रेसिवली पार्टिसिपेट किया करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर हम लोग अप्रैल 2nd वीक की बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस डिस्कस करेंगे।